अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 10 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो अनइन्फॉर्म सर्च है। अगर आपको अनइन्फॉर्म सर्च का नहीं आइडिया तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है जिस डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है वो है क्यू, ठीक है। क्यू काम करता है FIFO प्रिंसिपल पे। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी एलिमेंट क्यू के अंदर सबसे पहले इंसर्ट होगा वो क्यू के अंदर से सबसे पहले रिमूव होगा। इंसर्ट हम करेंगे टेल से और हेड से हम करेंगे रिमूव, ठीक है। हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स सी ग्राफ आपको नज़र आ रही होगी। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि जितना भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ है हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कन्वर्ट करेंगे ट्री के फॉर्म में, ठीक है। कि ट्री की तरह दिखे, कुछ इस तरह के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ट्री के साथ डील करना बहुत आसान होता है, उनको विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखिए तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इस ग्राफ के कितने लेवल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेबर नोड्स के बारे में कहीं कहीं आपको क्लियर आइडिया हो रहा होता है और कहीं कहीं पे मतलब विजुलाइज करने में डिफ़िकल्टी भी आ जाती है, ठीक है। तो जब हम ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो विजुलाइजेशन बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए। तो हम जिस नोड को से स्टार्ट करेंगे वो है नोड ए। आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिजिट्स है तो उनके ऑर्डर में जाना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ए को मैंने ड्रॉ कर लिया अपने ग्राफ के अंदर। अब ए के कौन कौन से नेबर नोड्स हैं हमारे पास? बी है, सी है, एफ है, ठीक है। तो हम उनको ड्रॉ करने लगे, बी, सी और एफ, ठीक है। मैं साथ ही साथ मार्क कर रही हूँ, उसका पर्पज़ ये है कि इंसानों से गलती हो जाती है तो जब हम मार्क कर लेंगे तो एंड पे कोई अनमार्क्ड रह जाएगा, कोई एज हमसे मिस हो जाएगी तो उसका हमें आइडिया हो जाएगा। बी का नेबर है अब हमारे पास ई, साथ ही साथ मार्क किया और मैंने ड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास सी है उसका नेबर है डी, मार्क किया, ड्रॉ किया। एफ के नेबर्स हैं हमारे पास जी और बी, ठीक है। जी ग्राफ में मौजूद नहीं था, जी को ड्रॉ किया। बी ऑलरेडी ग्राफ में है तो उसका एच ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम ई को देखते हैं। ई का नेबर है एफ, ऑलरेडी ग्राफ में मौजूद है, सिर्फ एच ड्रॉ करना था, कर लिया। ई का एक और नेबर है जी, एच ड्रॉ किया, मार्क किया। ई का एक और नेबर है एच, वो ग्राफ में मौजूद नहीं है तो उसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास डी का नेबर है एक एच, उसको एच ड्रॉ कर लिया। ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ एच ड्रॉ करना था, वो कर लिया। अब जी का कोई नेबर नहीं है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जी की तरफ एरोज आ रही हैं लेकिन जी की तरफ से कोई एरो नहीं जा रहा, जिसलिए हम कह रहे हैं कि जी का कोई नेबर नहीं है। अगर यही अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि कोई भी एरो नहीं होता, एक सिंपल सी एज ड्रॉ भी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो बाई डायरेक्शनल होता है एक तरह से। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और मैं ये कहूं कि ए और सी के दरमियान आप इस एरो को भूल जाएं और आप कंसीडर करें कि एक सिंपल सा एज है, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो ए है, ए की तरफ से भी सी को एक एरो जा रहा है और सी की तरफ से भी ए को आ रहा है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ए जो है वो भी सी का नेबर है और सी जो है वो भी ए का नेबर है। लेकिन ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हैं कि ए से सी की तरफ एच जा रहा है, एरो जा रहा है, ठीक है। लेकिन सी से ई की तरफ कोई नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी का नेबर नहीं है, लेकिन जो सी है वो ए का नेबर है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का डिफरेंस समझ आ गया होगा, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सॉल्व करने वगैरह में आपने सिर्फ इसी तरह देखना है कि नेबर क्या है, कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने जी को देखा कि जी की तरफ एरोज आ रहे हैं लेकिन जी की तरफ से कोई नहीं जा रहा है, इसलिए जी का कोई भी नेबर नहीं है, ठीक है। एच है, एच से जी की तरफ एरो जा रहा है, जिसका मतलब है कि जी जो है एच का नेबर है, हमने बस एरो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप देखें, आपको ये विजुलाइज करना ज़्यादा आसान है या ये विजुलाइज करना? ऑब्वियसली ये विजुलाइज करना ज़्यादा आसान है। इसमें आपको देखते साथ पता लग रहा है कि ए के 3 चिल्ड्रन हैं, बी, सी, एफ, इसी तरह बी का एक है, ई। तो आपके लिए मतलब विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाता है, तो इसीलिए हम इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना भी आसान है कि इस ग्राफ के कितने लेवल्स हैं, ठीक है। इस ग्राफ में हमारे पास कितने लेवल्स हैं हम देख लेते हैं। ये है लेवल 0, ये है लेवल 1, लेवल 2,
लेवल 3। ठीक है, ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो काम करता है ब्रेथ वाइज, यानी कि वो सबसे पहले जिस लेवल पे होता है उस लेवल के सारे एलिमेंट्स विजिट करता है। जब विजिट कर चुका होता है तो तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, उसके सारे एलिमेंट्स विजिट करता है, फिर उससे नेक्स्ट पे जाता है, फिर उससे नेक्स्ट पे जाता है, सो ऑन। ठीक है, तो वो यानी कि ब्रेथ वाइज काम करता है और एक लेवल के सारे एलिमेंट्स जब तक विजिट नहीं कर लेता तब तक वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता। लेकिन यहाँ हम सीखने वाले हैं कि क्यू से हमने किस तरह से अपने ग्राफ को विजिट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्यू में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लेवल 0 के एलिमेंट से, जो कि ए है। ठीक है, उसको हमने इंसर्ट किया क्यू के अंदर। ठीक है, अब लेवल 0 में और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्यू से ए को रिमूव करने लगे हैं और उसको अरे ऑफ विजिटेड नोड में इंसर्ट करेंगे। अरे ऑफ विजिटेड नोड बनाने का मकसद क्या है? ठीक है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें कि जो एलिमेंट विजिट हो चुका है हम उसको बार बार विजिट ना कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ वगैरह में साइकिल्स होते हैं तो हो सकता है कि जो एलिमेंट आप विजिट कर चुके हैं उसको बार बार विजिट करते रहें। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है या हमारी सर्चिंग है वो स्टक हो जाती है और कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम विजिटेड नोड की अरे रखते हैं। तो जब हमने ए को रिमूव किया और विजिटेड नोड की अरे में मूव कर लिया तो साथ ही साथ हमने देखना है कि ए के चाइल्ड नोड्स या ए के नेबर्स कौन कौन से हैं। ए के नेबर्स से हमारे पास बी, सी और एफ, उनको हमने क्यू के अंदर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। अब हम बी को रिमूव करने लगे हैं। बी को रिमूव किया, अरे ऑफ विजिटेड में डाला, साथ ही साथ आपने ई के चाइल्ड नोड को देखा कि वो ई है, बी के चाइल्ड नोड को, तो ई को आपने क्यू में इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब आप सी को रिमूव करने लगे हैं, विजिटेड में डालने लगे हैं, सी का चाइल्ड नोड डी है, उसको आपने क्यू में डाल दिया। अब आप साथ साथ ये चेक कर रहे होते हैं कि जो नया एलिमेंट हम इंसर्ट करें वो विजिटेड में तो नहीं है। डी जो था वो विजिटेड में नहीं था, इसलिए हमने इसको इंसर्ट किया। ठीक है, अब हम एफ को रिमूव कर रहे हैं, विजिटेड में ऐड कर रहे हैं, एफ के चाइल्ड नोड देख रहे हैं या नेबर नोड देख रहे हैं जो कि जी है। जी विजिटेड में नहीं था इसलिए हमने इसको विजिटेड में इंसर्ट किया, और एफ का एक और चाइल्ड नोड है या नेबर नोड है जो कि बी है। ठीक है, बी ऑलरेडी विजिटेड में, तो इसलिए हम उसको क्यू में नहीं डालेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि विजिटेड नोड की अरे रखने का पर्पस क्या है। ठीक है, अब हम ई को रिमूव करने लगे हैं। ई को रिमूव किया, विजिटेड में डाला, ई के नेबर नोड्स हैं, एक तो है जी, जी ऑलरेडी क्यू में है इसलिए दोबारा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। एक और है एच, एच क्यू में भी नहीं है, विजिटेड में भी नहीं है, उसको इंसर्ट कर लिया। एक और भी था ई का नेबर नोड जो कि था एफ, एफ ऑलरेडी विजिटेड में है इसलिए उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हमने डी को रिमूव किया, विजिटेड में डाला, डी का नेबर नोड है ए, ऑलरेडी विजिटेड में है, एक और नेबर नोड है एच, ऑलरेडी क्यू के अंदर है। ठीक है, तो किसी को भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब जी का कोई भी नेबर नोड नहीं था, उसको सिंपली रिमूव किया, विजिटेड में डाला, एच को रिमूव किया, विजिटेड में डाला, एच का नेबर नोड हमारे पास जी था जो कि ऑलरेडी विजिटेड में है इसलिए उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम क्यू का यूज़ करके ब्रेथ फर्स्ट सर्च को करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में मैंने कहा था कि वो पहले एक ही लेवल के सारे एलिमेंट्स को विजिट करता है, उसी के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अब आप लोग देख लें, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने विजिट किया ए को जो कि लेवल 0 का एलिमेंट था। ठीक है, फिर उसने विजिट किया बी, सी, एफ को जो कि लेवल 1 के एलिमेंट्स थे। फिर उसने विजिट किया ई, डी, जी को जो कि लेवल 2 के एलिमेंट्स थे। फिर उसने विजिट किया एच को, ठीक है, जो कि लेवल 3 का एलिमेंट था। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है इस तरीके से ब्रेथ वाइज सारे एलिमेंट्स को विजिट करते करते वो एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च सबसे पहले तो कंप्लीट है, कंप्लीट का यही पर्पस है। ठीक है, अब हम ब्रेथ वाइज सर्च करते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च को सारे के सारे एलिमेंट्स को विजिट करना ही पड़ता है जब तक वो गोल स्टेट तक नहीं पहुंच जाता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च कंप्लीट है, वो हर हाल में गोल स्टेट तक पहुंचता ही पहुंचता है। ठीक है, दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि ऑप्टिमल है। अब ऑप्टिमल का क्या मतलब है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, गुड सोल्यूशन देगा अगर आपके जो नोड्स के दरमियान की एज है ना उन सब की कॉस्ट 1-1 हो। यानी लेट्स से कि हम ए पर खड़े हैं, हमारा करंट नोड ए है, ए से आगे जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता थोड़ी है, हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है,
लेट्स से हम कह रहे हैं कि तीनों रास्तों की कॉस्ट 111 है, यानी कि बराबर है। तो इस केस में ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है आपको हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा जब उनके नोड्स के दरमियान के सब एजेस जो है ना उनका कॉस्ट 1 होगा। ठीक है, तो इस केस में वो आपको अच्छा सोल्यूशन देगा, हमेशा आपको आपके गोल स्टेट तक भी पहुंचाएगा और वो भी एक अच्छे पाथ को फॉलो करके। ठीक है, आपको एंड पे एक अच्छा पाथ देगा। विजिट और एक्सप्लोर तो वो हर नोड को ही करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ए से सी के दरमियान जो मूव करने का कॉस्ट है वो है 2, ए से बी के दरमियान मूव करने का कॉस्ट है 1 और ए से एफ के दरमियान मूव करने का कॉस्ट है लेट्स से 4। तो इस तरह जब कॉस्ट डिफरेंट हो जाते हैं तो उस केस में ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता। उस केस में आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज़ नहीं करते, उस केस में आप या तो इन्फॉर्म सर्चेज यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से यूज़ होंगे आगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O(b)⁻D। ठीक है, जो D है यहाँ पे वो है डेप्थ, यानी कि हमारे ग्राफ की डेप्थ क्या है। इस केस में देखिए हमारी ग्राफ की डेप्थ क्या है, 0 से स्टार्ट करना है, हमने 3 तक जा रहा है, तो यानी कि डेप्थ है हमारे ग्राफ की 3। B का मतलब है ब्रांचिंग फैक्टर, यानी कि किसी भी नोड के कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर हम बाइनरी ट्रीज वगैरह की बात करते हैं तो उसमें फिक्स्ड होता है हमारे पास के 2 चिल्ड्रन है, या इसी तरह और किसी ट्री की बात करें जिसमें फिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो तो उसमें हमें फिक्स पता लग जाता है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसमें सब नोड के 2 या 3 इस तरह फिक्स नहीं है, किसी नोड के 3 चिल्ड्रन है, किसी के 1 है, किसी का 2 है। ठीक है, तो इस केस में मैं ले रही हूँ मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, मैक्सिमम चिल्ड्रन हमने यहाँ पर देखा था कि 3 थे, ए के 3 थे, ई का 3 था, इसके अलावा जो बाकी थे उनके किसी का 1 है, किसी का 2 है, तो मैं यहाँ पे 3 को ले रही हूँ। ठीक है, 3⁻³ का मतलब है 27, यानी कि ये वाला ग्राफ जो है हमारा अपनी सर्चिंग कंप्लीट करेगा मैक्सिमम 27 स्टेप पे। ठीक है, यानी कि वर्स्ट केस में आपको इस ग्राफ को पूरा ट्रिवर्स करने में हो सकता है कि मैक्सिमम 27 स्टेप्स लगें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।